हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। क्लास 8th का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो बच्चों को लगता है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन, बट आपने प्लांट के अंदर पढ़ा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे ह्यूमन के बारे में रिप्रोडक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको डायग्राम से सारी चीज़ों को समझना है। कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, हम बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत प्यारी प्यारी चीज़ आपको सारी दिख रही होंगी एकदम। तो सबसे पहली चीज़ शुरू करते हैं, व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शन। तो आपको डिफिनीशन हर जगह मिल जाएगी, आप चीज़ों को समझने पर फोकस करें। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, यहाँ आप डिफिनीशन में देखेंगे, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। जैसा कि हमने देखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो जिंदा हैं, वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जनरेशन को आगे बढ़ाने को ही क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंसान का बच्चा इंसान ही पैदा होता है, कछुए का बच्चा कछुआ, मेढक का बेटा मेढक, है ना सारी चीजें। तो जो ऑफ स्प्रिंग है, यहाँ एक वर्ड आपको दिया है ऑफ स्प्रिंग। तो ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, जो नई जनरेशन आई है उसे क्या बोलेंगे, ऑफ स्प्रिंग। तो रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि नई ऑफ स्प्रिंग डेवलप होती है। एक तो प्रोसेस हो गई। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। यहां मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आराम से चलेंगे, टाइम भले ही लगेगा, पूरी चीजों को समझ के ही जाना है। दूसरी चीज क्या है बेटा, जैसे ही हम डिफाइन करते हैं कि क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है, तब वहां हम एक बात करते हैं कि लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन क्या जिसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता क्या वह नॉन लिविंग है, ऐसा नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, और वो एग्जांपल है क्या कि जैसे म्यूल, खच्चर होता है, खच्चर म्यूल, तो म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं करता है लेकिन जिंदा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, या ट्रांसजेंडर आपने ह्यूमन के अंदर देखा होगा, वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं होते। चलो, ये सारी बातें हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, तो आप एक चीज खुद सोचो। जैसे मैं कह रहा हूं कि 10 लोग दुनिया में बचे हुए हैं, अगर उनकी अगली जनरेशन नहीं आएगी, क्या वो इंसान 10 के बाद फिर बाकी रहेंगे, नहीं। तो दुनिया में अगर इंसानों को या किसी भी स्पीसीज को बाकी रहना है तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जरूरी होती है। पहली चीज, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट न्यू ऑफ स्प्रिंग। सही बात है, रिप्रोडक्शन से नए जनरेशन या नई ऑफ स्प्रिंग पैदा होती है। डीएनए और जीन, डीएनए का मैंने आपको पढ़ाया था, आपको पता होगा, डीएनए और जीन आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब इससे क्या होता है बेटा, जैसे एग्जांपल के तौर पे सुनो, इंसान का बेटा इंसान ही पैदा होता है, इंसान का बेटा कभी जानवर नहीं पैदा होता, बेटा या बेटी यानी ऑफ स्प्रिंग। रीजन क्या है, हमारी जीन के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर वो इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन नई जनरेशन के अंदर पास होती है। अगला, रिप्रोडक्शन हेल्प पॉपुलेशन ग्रो। सही बात है कि पॉपुलेशन को ग्रो करने में रिप्रोडक्शन का ही रोल है। अगला, रिप्रोडक्शन रिड्यूस द चांस ऑफ स्पीसीज। वही सेम चीज है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो भी स्पीसीज है वो दुनिया से क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, यानी खत्म हो जाएंगी। तो रिप्रोडक्शन उनको प्रिजर्व करता है, एक्सटिंक्ट होने से बचाता है। तो हम एक लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ द लाइफ, क्या कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द लाइफ को मेंटेन करता है। तो ये चीज आप यहाँ मार्क कर लो, लिख लो, नहीं लिखना है बहुत सारे लोगों को आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम एक चीज कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन से क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी, है ना, कॉन्टिन्यूअस, यानी कॉन्टिन्यूटी ऑफ द लाइफ। तो रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए हो गया कि आपकी जो लाइफ की कॉन्टिन्यूटी है वो मेंटेन रहती है, यानी इंसान दर बदल चलते रहेंगे। हम इंसानों की बात कर रहे हैं अक्सर ना, बाकी आप इससे रिलेट कर लेना। अगली चीज चलते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइप के ऊपर चलते हैं, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तो हमें जो यहाँ पर पढ़ना है, रिप्रोडक्शन दो टाइप का, एक एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल। तो आप सिंपल सी बात समझो, अपने आप को लेकर समझेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी इंसानों को लेकर, चलो समझो बातों को। जैसे इंसान में क्या होता है, एक मदर एक फादर, तो कितने लोग इन्वॉल्व हैं,
दो लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर क्या होता है, गेमीट का फॉर्मेशन होता है। हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या गेमीट होता है। जैसे मेल के अंदर से स्पर्म निकलता है और फीमेल के अंदर से ओवम, तो यहाँ पर क्या होता है, गेमीट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, यानी स्पर्म और ओवम का क्या होता है, फ्यूजन, मिक्सअप होता है, उसे क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। दूसरा, ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पर क्या मतलब है जेनेटिकली डिफरेंट का मतलब, मैं एक चीज सिंपल आपको समझा रहा हूँ। देखो जैसे क्या होता है माँ बाप से हम पैदा हुए तो हमारे भी दो हाथ पैर, उनके भी दो हाथ पैर, हमारी भी दो आंखें, उनके भी दो आंखें, उनके भी दो कान, हमारे भी। तो जो हमारी बॉडी है दिखने में जो हमारी बॉडी है उसे क्या बोला जाता है, फिनोटाइप। जो मतलब आप दिखते कैसे हो, आप दिखते कैसे हो, तो जो एपियरेंस है, तो फिनोटाइप में साइड में लिख देता हूं फिनो। कई बार ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा कि फिनोटिपिकली, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का मतलब होता है कि आप दिखने में कैसे हो, यानी एपियर कैसे हो रहे हो। दिखने में कैसे हो, तो मैंने यहाँ लिख दिया एपियर, है ना, एपियर कैसे हो, तो आप दिखते कैसे हो उसे क्या बोला जाता है, फिनोटाइप। तो ये बात तो सही है कि भाई हम भी इंसान दिखते हैं, बट क्या जो जीन, जो भी चीजें माँ बाप के अंदर, क्या डिक्टो हमारे अंदर वो सारी चीजें होंगी, नहीं। तो जो जेनेटिकली का मतलब क्या होता है, इनसाइड द जीन, यानी जीन के अंदर। अब जीन के अंदर चीजें सेम थोड़ी होंगी, तो वो अलग है ना, जीन के अंदर। तो हम जीन की बात करेंगे। अब जीन की बात कैसे सिमिलर हो, डिफरेंट होगी, वो समझना बात को। हम ये कहते हैं कुछ क्रोमोसोम या कुछ चीजें मदर से आएंगी, कुछ चीजें फादर से आएंगी, और फिर हमारे अंदर क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो बताओ क्या सेम रह सकता है, दो अलग अलग लोगों से आ रहा है। तो जीन की बात करेंगे तो समझना जीन क्या होती है, डिफरेंट। तो जेनेटिकली क्या होंगे, डिफरेंट, लेकिन फिनोटाइप क्या होगा, सेम होगा। इसका उल्टा कर देंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। इसमें एक ही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, गेमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर क्या होगा, जेनेटिकली सिमिलर। आगे हम चीजों को समझते हुए चलेंगे अभी आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको चीजों को क्लियर होता। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें पहले समझाया जाता है, बाद में क्लियर होता है। यहाँ आपको चीजें बाद में क्लियर होंगी, सबसे पहली चीज। उसके बाद आते हैं, सबसे पहली चीज हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। यहाँ पे हम चलेंगे सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 1 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पर 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पर गेमीट प्रोड्यूस नहीं होते हैं और यहाँ पर गेमीट क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब सिमिलर, अंदर से भी। यहाँ पर क्या हो, कुछ ना कुछ वेरिएशन पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, पहले गेमीट में मियोटिक डिवीजन होता है, बाद में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। ये दो डिवीजन, ये पॉइंट आप काट भी सकते हो, बाद में आपको चीजें पता चल जाएंगी कि माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन क्या होता है। ठीक, आगे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। अब सुनो, एसेक्सुअल में क्या होता है, बहुत कम टाइम में ढेर सारे प्लांट को आप डेवलप कर सकते हो, बट यहाँ पर उसके कंपेयर में नंबर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम होता है ना, बहुत कम। तो ये आप कई सारे पॉइंट हैं, इनमें से एक आध दो पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, वो फोर्थ पॉइंट आपके सिलेबस से थोड़ा ऊपर है, पर फिर भी आप समझने की ट्राई करेंगे। हम माइटोसिस और मियोसिस, है ना, एक वर्ड याद रखेंगे, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले तो हम ये देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन खाली आप देखना फिगर, और फिगर से आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। तो यहाँ पर देखो आपको बहुत सारा पहले आपको मिल जाएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। देखो ध्यान से, सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे टाइप्स आपको दिखाए हुए हैं एसेक्सुअल में। जहाँ पर आपको एक पार्थिनोजेनेसिस नाम से सुना होगा, जैसे बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो पार्थिनोजेनेसिस से होता है। इसलिए मैं मधुमक्खियों के बारे में एक टर्म अक्सर क्लास में बोलता था, मधुमक्खियों के बारे में। और वो टर्म क्या है बेटा, वो टर्म ये है कि आप जब इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके क्या होते हैं। बहुत ध्यान समझना, है ना, खाली एक बार मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना, एक्सप्लेन यहाँ नहीं, जरूरत नहीं है। हम ये कहते हैं मधुमक्खियों के, है ना, उनमें जो मेल होते हैं, जो ड्रोन जिन्हें बोला जाता है, वर्कर बी हनी, बहुत सारे टाइप की होती, रानी मक्खी आपने सुना होगा। उनके क्या होते हैं, बाप नहीं होते बट दादा होते हैं, बेटे नहीं होते बट पोते होते हैं,
है ना। ये थोड़ा सा आपको इलॉजिकल लगेगा बट ऐसा होता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है पार्थिनोजेनेसिस बोला जाता है। आपने एक वर्ड सुना होगा जब आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, पार्थिनोकार्पिक, यानी कुछ प्लांट्स में ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे आपकी बनाना वगैरह के अंदर, तो वहां पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोला जाता है, यहाँ पार्थिनोजेनेसिस बोला जाता है। फिर एक आता है स्पोरुलेशन, यानी स्पोर का फॉर्मेशन, स्पोर का फॉर्मेशन जो फंजाई वगैरह के अंदर होता है। फिर आता है बडिंग, अभी हम पढ़ेंगे। बाइनरी फिजन, तो जो मेन काम के हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग किसकी, बाइनरी फिजन, किसके अंदर, अमीबा के अंदर। तो बहुत ध्यान से बहुत चीजों को समझना, बहुत टिपिकल चीज नहीं है। देखो ये पेरेंट्स है, अमीबा है, तो अमीबा एक सिंगल होता है, सिंगल सेल होता है, आपने पढ़ा होगा। एक सेल का होता है यूनिसेलुलर। इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस का इलॉन्गेशन होता है, न्यूक्लियस का इलॉन्गेशन होता है। अब इलॉन्गेशन, उसके बाद क्या होता है, डिवीजन। फिर न्यूक्लियस क्या होता है, डिवीजन। तो देखो न्यूक्लियस क्या हो गया, 1 से 2 बन गया, यानी एक न्यूक्लियस नीचे, एक न्यूक्लियस आगे ऊपर। उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, यानी ये सेल बीच से ऐसे टूट जाती है, सेल बीच से ऐसे क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो देखो 2 सेल बन जाई। तो सिंपल सी कहानी है, इसमें क्या हुआ है, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, उसके बाद सेल का डिवीजन हुआ है, और सेल के डिवीजन को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, है ना। 2 सेल बन गई, तो इसे क्या बोला गया, बाइनरी फिजन। तो फिजन का मतलब सिंपल टूटना, बाइनरी का मतलब 2 टुकड़ों में। तो क्या और भी फिजन होंगे, हम कहेंगे हाँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं, प्लाज्मोडियम का नाम आपने सुना होगा, जिससे मलेरिया फैलता है, उसके अंदर मल्टीपल फिजन होता है, बहुत सारे फिजन होते हैं। फिर हम अब बात करते हैं अपनी नीचे, बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट के अंदर जो बडिंग होती है उसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। ऊपर आजा, चलो। ईस्ट के अंदर जो बडिंग होती है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे। देखो बडिंग में क्या होता है, बड, देखो ये क्या है, आपका पेरेंट ईस्ट सेल है, ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा। एक बड का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, ये बड का फॉर्मेशन हुआ है। उस बड से क्या होता है, उस बड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। यहाँ पर वही क्या हुआ, वही न्यूक्लियस क्या हुआ, इलांगेट हुआ होगा, तो यहाँ से इलांगेट होके ऊपर जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि उस बड के अंदर भी क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया। अब उसके बाद ये कहाँ से, यहाँ से ऑटोमेटिक देखो डिवाइड हो जाएगी। तो बहुत सारे क्या है, चैन ऑफ ईस्ट सेल, बहुत सारे ऐसे बड बनते जाएंगे, एक चैन बनती जाएगी। तो कोई बहुत डिफरेंस बात नहीं, बस यहाँ पर क्या होता है, बड बनती जाएगी और उस बड की चैन बनती जाएगी और आपका डिवीजन होता जाएगा, नए ईस्ट बनते जाएंगे। चलिए थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, जो ईस्ट में सबसे फेमस है उसकी बात कर लेते हैं ना। चलो अब यहाँ बात कर लेते हैं, जो हाइड्रा के अंदर जो बडिंग सबसे कॉमन दी होती है हाइड्रा के अंदर, उनकी बात कर लेते हैं। तो वो हाइड्रा की बडिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको अक्सर बुक के अंदर मिलेगी, वो क्या है, देखो सबसे पहली चीज, ये पेरेंट हाइड्रा है ना, पेरेंट्स है। इसके अंदर क्या है, सेकंड पॉइंट पे तो डेवलपिंग बड, यहाँ से बड क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, नई बड पूरी की पूरी बन गई और बड बनने के बाद यहाँ से निकल गई। तो क्या आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, फिगर देखो और आप चीजों को समझ गए होगे। एक नई बड निकलती है, वो बड डेवलप होती है और जब पूरी बन चुकती है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, हट जाती है। फिर एक आपको नीचे दिख रहा होगा, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगाइरा। अगला एग्जांपल क्या है उसका, क्या नाम है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, देखो ये आपका स्पाइरोगाइरा क्या होता है, एक अलगी होता है। स्पाइरोगाइरा क्या बेटा, एक अलगी होता है ना, अलगी नाम सुना होगा। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, अलगी है तो फोटोसिंथेसिस करता है, तो आपने नाम सुना होगा। तो मैं यहाँ कुछ चीजें हिंट के तौर पे आपको लिख दे रहा हूँ कि देखो स्पाइरोगाइरा क्या होता है, हमने कहा भाई स्पाइरोगाइरा अलगी होता है। फिर आपने ये भी बात सुना होगा, अलगी एक प्लांट ही होते हैं, तो अगर अलगी है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो मैं डॉट में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया फोटोसिंथेसिस। अलगी है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। अब फोटोसिंथेसिस है तो फोटोसिंथेसिस किससे करता है, क्लोरोफिल से। लिंक करते हुए चलो, किससे करता है, क्लोरोफिल से। हमने कहा क्लोरोफिल से करता है, तो क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, हम कहेंगे सर क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो आप फिगर में कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये क्लोरोप्लास्ट भी किसके अंदर होता है, तो हम एक और स्टेप आपको बता दें, ये क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के अंदर होता है। तो मैंने ये सिंपल ऐसे लगाया, देखो कि अलगी है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो
क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल किसके अंदर होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट भी किसके अंदर होगा? प्लास्टिड के अंदर होगा। ये एक ऑर्गेनेल है, जैसा कि डीएनए वगैरह होता है। चलो, अब इसमें क्या फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? टुकड़ों में टूटना। तो ये देखो, ये सेप्टा यहाँ से अलग हुआ, ये आपका यहाँ से देखो बीच से अलग हुआ, तो एक अलग पार्ट बना लिया, इसने एक अलग पार्ट बना लिया, तो फ्रेगमेंट उसमें क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो ये फेमस एग्जांपल इसका है। फिर अगली चीज की तरफ चलते हैं, वो क्या है? हाइड्रा के अंदर बडिंग भी होती है और हाइड्रा के अंदर फ्रेगमेंटेशन का भी एग्जांपल कई जगह दिया हुआ है ना। चलो, तो एक बार इसको भी देखते हैं। यहाँ पर क्या है? फॉर्मिंग फ्रेगमेंट। तो ये क्या होता है? बॉडी पार्ट देखो उसका टूट गया है, तो यहाँ क्या बन गया है? फ्रेगमेंट बन गया है। फ्रेगमेंट क्या होता है भाई? ग्रो होता है, और फ्रेगमेंट ग्रो होने दो, ग्रोइंग एंड रीजनरेटिंग, तो एक नया हाइड्रा बन गया, ऊपर वाले पार्ट से भी और नीचे वाले पार्ट से भी बन गया। चलो, अब हम रीजनरेशन की बात कर लेते हैं। रीजनरेशन क्या होता है बेटा? प्लेनेरिया के अंदर होता है, बहुत सारी बुक में नहीं दिया होता है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखना कि जो रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन वो एक खास सेल से होता है। रीजनरेशन, छिपकली की पूंछ देखा है कभी? तो छिपकली की पूंछ क्या होती है? कटने के बाद दोबारा आ जाती है। ये सबको आपको पता है कि छिपकली की पूंछ कटने के बाद दोबारा आ जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है? रीजनरेशन, है ना। उस पार्ट को उसने क्या कर लिया है? डेवलप कर लिया है ना। कई बार उसको फ्रेगमेंटेशन या तो हम कहेंगे उस नहीं, तो वो स्पेशल सेल से होता है। तो यहाँ है ना, वरना बहुत सारे लोग कहेंगे सर हम लोग भी बना लेते हैं यार रीजनरेशन अगर सबके अंदर नहीं है, तो हमने कहा भाई इनके अंदर क्या होता है? स्पेशल सेल होती है जो उस पार्ट को पूरे तरीके से दोबारा बना देती है। तो स्पेशल सेल, है ना, किससे होती है? हर नहीं, स्पेशल सेल से। तो वो सेल हमारे अंदर नहीं है, वरना हम भी बना लेते। तो रीजनरेशन का मतलब क्या है? देखो, ये पार्ट इसका कट हुआ, ये पूरा बीच वाला पार्ट, तो बाद में क्या हुआ? इस पार्ट से देखो, इस पूरे पार्ट से पूरा ये मुखड़ा दिख रहा होगा इसका, इस पूरे पार्ट से ये पूरा बन गया और इस पूरे पार्ट से ये पूरा बन गया। तो आपको रीजनरेशन दिख रहा होगा किस तरीके से रीजनरेशन होता है। तो सिंपल है। आगे हम आते हैं दो डिफरेंट टाइप से कि रीजनरेशन में और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, यहाँ पर कुछ बातें क्लियर कर लो ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। कि ऑर्गेनिज्म दैट आर फ्रेगमेंटेड, तो उन्होंने ये कहा कि फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन कुछ पार्ट का होता है ना, कुछ पार्ट का। देखो, ऑर्गेनिज्म दैट आर फ्रेगमेंटेड रिजल्ट इन ईच फ्रेगमेंट ग्रोइंग इनटू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। हर फ्रेगमेंट से, जितने फ्रेगमेंट यहाँ से बटेंगे, 1 2 3 4, हर फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। बट यहाँ पर क्या कहानी है? जैसे छिपकली की पूंछ है, रीजनरेशन ऑकर व्हेन एन ऑर्गेनिज्म वांट टू रीग्रो अ लास्ट लिम्ब या एनी अदर पार्ट, कोई पार्ट उसका कट गया है, अदर पार्ट, कोई पार्ट अगर उसका कट गया है, उस पार्ट को वो रीजनरेट कर लेता है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन के अंदर किसी भी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। कॉमन डिफरेंस। फिर आता है, हम प्लांट के बारे में देख लेते हैं। तो प्लांट के बारे में क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल देखना। आप लोगों के घरों में गुलाब का फूल होता है। अब गुलाब का फूल क्या होता है? टहनी लेकर आते हैं और उसका हम लोग लगा देते हैं टहनी, तो वही क्या होता है? आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो यहाँ पर देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है कि प्लांट के पार्ट से आप नया ऑर्गेनिज्म या नया प्लांट डेवलप करते हो। वो देखो, फॉर्मिंग अ न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट ऑफ पेरेंट्स प्लांट। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पहले किससे किससे हो सकता है? देखो, रूट से दहलिया या स्वीट पोटैटो, आपने नाम सुना होगा स्वीट पोटैटो का, जो कॉमन एग्जांपल है। स्टेम से क्या होता है? पोटैटो या जिंजर, है ना, पोटैटो वगैरह तो स्वीट पोटैटो ऐसे बैठाते हैं। या स्टेम से क्या होता है? आलू बैठाया जाता है ना, आलू अभी फिगर दिखाऊंगा। लीव से क्या है? ब्रायोफिलम वगैरह, है ना। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होती है? देखो, ये पेरेंट्स प्लांट है, इसके पार्ट को पहले क्या किया गया? कट किया गया, तो ये कट वाला पार्ट है। कट वाले पार्ट को क्या किया गया? मिट्टी के अंदर या सैंड के अंदर, वही मिट्टी सॉइल के अंदर या खाद वगैरह के अंदर बैठाया गया और एक नया प्लांट डेवलप हो गया। तो हमने पेड़ नहीं लगाया, हमने उसकी एक टहनी को काटा और लगा दिया। तो हो सकता है आप रूट काट रहे हो सकता है आप स्टेम ले रहे हो, है ना, कुछ भी। तो ये कितना आसान वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे यहाँ पर देख लो ये सबसे पहला क्या है? आपका स्वीट पोटैटो। तो यहाँ पर लिख सकते हो, ये क्या है? आपका स्वीट पोटैटो। नाम तो सुना होगा स्वीट पोटैटो का। तो ये क्या है? आपका स्वीट पोटैटो। मौसम आ गया है, अच्छा भी लगता होगा सबको, है ना, टेस्टी होता है ये सारी चीजें खाने। तो ये क्या है? स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो, ये क्या? उसका भाई पोटैटो। तो एक स्वीट पोटैटो, एक पोटैटो, है ना। और वो क्या है? ब्रायोफिलम आपके सामने है ही। चलो,
तो यहाँ पर देखते हैं स्वीट पोटैटो में क्या होता है। ये देखो इसकी एडवेंटिशियस बड होती है। कौन सी बड होती है, ये नाम है लेकिन बड खाली याद रखना। इस बड से ही नया यंग प्लांट डेवलप हो गया। तो देखो इस बड से नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। स्वीट पोटैटो में उसकी रूट से होता है। ये पोटैटो है, पोटैटो की रूट है ये आई। आई देखो ये शूट है ना। तो आई क्या होती है, उसकी एक बड होती है आई, तो जिसे आप निकल आका निकल जाता है, एक नया आलू उससे डेवलप हो जाता है ना। ये आपने सुना होगा कि आलू को क्या होता है, आका निकल जाता है तो बैठाया जाता है ना आलू। सब जो किसानी वाले होते हैं वो जानते होंगे। अगला क्या आपका है, देखो ब्रायोफिलम। अगला क्या है आपका, ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम में आपको देखोगे ये पेरेंट्स लीफ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या होती है, पेरेंट्स लीफ है। ये एक बड होती है। ये क्या है, देखो ये एक बड है और उस बड से धीरे धीरे नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये ब्रायोफिलम में लीफ से होता है। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। चलिए उसके बाद आपने ये बहुत प्रोसेस आपने सुना ही होगा ग्राफ्टिंग वाली। ग्राफ्टिंग का आपने क्या किया, एक सियोन एक स्टॉक है ना, एक अलग प्लांट का लेकर आए, एक अलग लेकर आए और एक को काट के बढ़िया से लगा दिया, ग्राफ्ट कर दिया और यहाँ पर रैप करके वैक्स कर दिया और एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। स्टेम कटिंग से नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ग्राफ्टिंग के मेथड से हम लोग इसको जानते हैं। अब हम आते हैं कि यार इन सारी चीज़ों का फ़ायदा क्या है, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा क्या है। तो आप फ़ायदे को भी देख लो ताकि इससे आपको क्लियर हो जाए कि एडवांटेशियस या एडवांटेज क्या है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। पहला जो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी जो हमारे काम की नहीं, बस मैंने सारा कंबाइन कर दिया है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू जेनेटिकली है ना सेम प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ न्यू जेनेटिकली सेम प्लांट। तो हमने कहा कि एक नया प्लांट जो जेनेटिकली क्या रहेगा, सेम प्लांट हम डेवलप कर लेंगे है ना, सेम प्लांट डेवलप कर लेंगे। मल्टीपल प्लांट सिंगल पेरेंट से, एक ही पेरेंट से क्या हो जाएगा, ढेर सारे प्लांट को, जैसे अभी दिखाया था ना कि टहनी को काट के लगा दिया, अब कई सारी टहनियां काट के हम एक ही प्लांट से कई सारे प्लांट बना सकते हैं। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चरिस्ट इसको जो है, जो हम लोग खेतियां करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं एग्रीकल्चर है ना, तो उसको बहुत आसानी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगला प्लांट देखो, सीडलेस प्लांट को भी इससे ग्रो किया जा सकता है। ये भी आपकी बुक के अंदर आपने पढ़ा होगा है ना। अगली चीज देखो, इकोनॉमिकली इट इज द बेस्ट मेथड है ना। तो इकोनॉमिकली आपका क्या होता है, बेस्ट मेथड होता है। क्यों, इससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं है ना। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। जितने भी आपको देख रहा होंगे यहाँ पर आपको लिखा होगा हॉर्टिकल्चर है ना। तो हॉर्टिकल्चर बहुत सारी जगह होता है, नहीं लिखा होता है। जैसे जो मसाले की, सब्जियों की, इन सब चीज़ों की खेतियाँ करते हैं, उन सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर है ना। मसाले हैं, सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स आपके हैं, ठीक, फ्लावर्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, इन सारी चीज़ों में जो लोग काम करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो खेती करने वाले, उन्हें हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं ना। सीडलेस प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं, बेस्ट मेथड है, गुड कैरियर ऑप्शन है। अलग अलग ट्रेट के हम जोड़ सकते हैं, जैसे अभी ग्राफ्टिंग हम करवा रहे थे, एक अलग प्लांट लेकर आए, एक अलग अलग ट्रेट के आए, तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को हमने उसमें ज्वाइन कर दिया। ट्रेट मतलब अलग अलग, एक ही शाखा के अलग अलग। डेवलपिंग हाई यील्ड एंड डिसीज रेजिस्टेंस वेराइटी को हम डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक्सप्लेन करने में अच्छा खासा टाइम चाहिए है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से आप 3-4 पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। तो ये पूरी जो बातें हुई, ये सारी बातें आपकी किसकी हो गई हैं, ये सारी बातें आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हो गई हैं। अब हम बात करने चलते हैं, जो सबसे काम की चीज़ है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको फुल डिटेल में आप समझना जितना अपने काम की चीज़ है। सबसे पहले आप देखो क्या होता है, ये क्या है, मेल है और ये क्या है, फीमेल है। तो मेल से मेल स्पर्म आएगा, फीमेल से फीमेल स्पर्म, या जिसको कई बार फीमेल स्पर्म है ना और ओवम बोला जाता है। ये दोनों कंबाइन होते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है उसे एम्ब्रियो बोलते हैं और एम्ब्रियो से फिर बेबी बन जाता है। ये पूरी समरी आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। अब हम वन बाय वन बातों को समझते हुए चलते हैं, एकदम है ना, टाइम लेंगे बट समझेंगे पूरा अच्छे तरीके से। सबसे पहला, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो हमने कहा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्गन। तो कई सारे ऑर्गन इसके अंदर होते हैं, टिश्यूज इसके अंदर होते हैं, दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ द गेमीट। तो हम ये कहेंगे गेमीट का प्रोडक्शन या गेमीट का सिक्रीशन जो होता है स्पर्म एंड ओवम का, और इनका ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज है ना, इंसा या फर्टिलाइजेशन, इन सब का जहां होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एक अच्छी डिफिनीशन आपके सामने लिखी हुई है, तो आपने देखा होगा ना। फिर अब हम दिखा देते हैं पूरा। ये देखो,
ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ थोड़ा सा रुको और रुक कर हर चीज़ों को गौर से देखो, है ना, यहाँ पर आपको, ताकि हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ताकि हमको आगे एक्सप्लेन करने में आसानी रहे। तो हम सबसे पहले मेल ऑर्गन की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, टेस्टिकल। टेस्टिकल का मतलब क्या बेटा, टेस्टिस होता है। कितने टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं, सारे लोगों को पता है ना, इन चीज़ों में कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो टेस्टिस है ना ये, तो ये आपके कितने होंगे, 2 होंगे। फिर टेस्टिस के ऊपर आप देखो एक क्वाइल्ड आर्गन है जिसे एपिडिडामिस बोला जाता है। ये पेनिस होता है ना, तो पेनिस से क्या होता है, जो स्पर्म है या यूरिन है बाहर आता है ना। तो ये पूरे को क्या बोला जाता है, देखो पूरे को पेनिस बोला जाता है। ये अंदर एक जो आपको ट्यूब दिख रही होगी ट्यूब, तो उसे क्या बोला जाता है, यूरेथ्रा। तो पूरे को पेनिस बोला जाता है। अंदर जो आपकी एक ट्यूब है, जो नली है जिसे बोलते हैं, है ना, उसे क्या बोला जाता है, यूरेथ्रा। ये आपको हो, ये एक जो आपको पाइप जा रही है, ये पाइप आपको ध्यान से दिख रही होगी, जिसे बोलेंगे हम वास डिफरेंस। ये भी कितनी पाइप है, देख लो ये कितनी पाइप है, 2 पाइप है। यहाँ से स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये प्रोस्टेट है, सेमिनल वेसाइकल है, ये दोनों क्या होती हैं बेटा, ये ग्लैंड होती हैं। ये क्या होती हैं, ग्लैंड होती हैं। और ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, ग्लैंड होती है, और ग्लैंड से कुछ ना कुछ सिक्रीट होगा, और उस सिक्रीशन से स्पर्म को एनर्जी वगैरह मिलती है ना। तो इससे ग्लैंड से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, फ्लूइड यहाँ से रिलीज होता है, तो यहाँ से क्या मिलती है, एनर्जी है, लुब्रिकेशन है ना, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर बात करते हैं हम सेमिनल वेसाइकल, ये 2 ग्लैंड का नाम है, एक और ग्लैंड है यहाँ पर नाम नहीं दिया। फिर क्या आता है, यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है ना, यूरिन क्या होता है, स्टोर। ये आपने मेल की बातें पढ़ लिया। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है ना, अभी यही बता देता हूँ, टेस्टिस बाहर क्यों होता है, अंदर क्यों नहीं होता है, बहुत सा ना, टेस्टिस बाहर क्यों लटका हुआ होता है। तो हम ये कहते हैं कि टेस्टिस इसलिए बाहर होता है क्योंकि टेस्टिस को जब स्पर्म फॉर्म करता है उसको टेम्परेचर बॉडी से कम चाहिए। इतनी बात याद रखना, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए बाहर होता है ताकि टेम्परेचर कम रहे। अब फीमेल ऑर्गन की बात कर लेते हैं 1 बाय 1। ये देखिए बाहर से सबसे पहले ये विजाइना होता है, विजाइना के आगे जाएंगे तो सर्विक्स आएगी, सर्विक्स के आगे जाएंगे तो एंडोमेट्रियम की, अभी ये एंडोमेट्रियम मैं यहाँ लिख देता हूँ, हालांकि जरूरत नहीं, यहाँ एंडोमेट्रियम एक लेयर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोमेट्रियम क्या है, एक लेयर है, और उस पूरे पार्ट किसकी लेयर है, यूटेरस की एक लेयर है। तो ये आपको दिख रहा होगा यूटेरस, तो यूटेरस की एक लेयर है। इधर आपको ओवरी है, ओवरी भी कितनी है, 2। फिमरी आपको दिख जाएगी, वो भी क्या है, 2। और ये आपको दिख जाएगी एक डक्ट, जिसे हम लोग बोलेंगे फॉलोपियन ट्यूब। कई बार इसको लोग क्या बोल देते हैं, ओवी डक्ट या ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब, है ना, ये सारी चीजें बोला जाता है। तो ये आपने पार्ट समझ लिए। अब जब पार्ट आपने समझ लिए, फिर चीजों को, ताकि मैं बताऊंगा, मैच करते हुए जाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज अ गेमीट। गेमीट क्या होता है, सारा खेल गेमीट का ही है बेटा, सारा खेल गेमीट को समझ लोगे, कहानी डन। सारा खेल गेमीट का है, अच्छे समझो। गेमीट क्या है, गेमीट आर स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल, है ना, सेक्स सेल होती हैं फाउंड इन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे उनके अंदर सेक्स सेल होगी, तो हम कहेंगे उस सेक्स सेल को क्या बोला जाता है, गेमीट बोला जाता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर तो गेमीट क्या होता है, एग, फीमेल के अंदर क्या होता है, एग, मेल के अंदर क्या होता है, स्पर्म। तो आप यहाँ भी देखेंगे धीरे धीरे, दीज सेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सही बात है, इनके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम क्या होता है, उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, पेरेंट्स की जो बच्चों में आगे ट्रांसफर होगी। इसीलिए हमने कहा था मदर से अलग इंफॉर्मेशन आएगी, फादर से अलग इंफॉर्मेशन आएगी। इसीलिए जो ऑफ स्प्रिंग होता है उसके अंदर एक नई वैरायटी डेवलप होती है, जेनेटिकली डिफरेंट होता है। आगे, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एग एंड द स्पर्म यूनाइट, है ना, फर्टिलाइजेशन में हम आगे पढ़ेंगे कि जब स्पर्म और ओवम, मेल और फीमेल का जो गेमीट होता है वो जब एक साथ यूनाइट होता है तो क्या फॉर्मेशन करता है, जाइगोट, और बाद में वो एम्ब्रियो बनता है। आगे, गेमीट आर यूनिक, गेमीट यूनिक क्यों है, बिकॉज दे कंटेन ओनली हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ओनली हाफ, ये हम बात करेंगे। सबको ये चीज पता हो, जिसको नहीं पता उसको देखने की जरूरत है। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे अंदर कितने सेल होते हैं, अब यहाँ मैं हल्की सी बात कर लेता हूँ, इधर देखो कि जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन है ना, ह्यूमन के अंदर हम टोटल बात कर रहे हैं कि ह्यूमन के अंदर बेटा, ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर
2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी, नहीं पता है तो आपको पढ़ने की अच्छे से ज़रूरत है। हम कहेंगे ह्यूमन के अंदर, है ना, 2n का मतलब क्या होता है बेटा, डिप्लॉइड, है ना, कि हर क्रोमोसोम वो क्या है, किसके अंदर है, पेयर के अंदर है। तो डिप्लॉइड है यानी पेयरिंग में है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो यानी ऐसे ही 46 क्रोमोसोम हैं। तो मैं इनको कह सकता हूँ इनके अंदर 23 पेयर्स हैं। इनके अंदर क्या है, 23 पेयर क्रोमोसोम हैं। सही बात है, 23 पेयर क्रोमोसोम। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बट इनका कहना यह है कि ह्यूमन के अंदर है, बट जब भी गेमीट का फॉर्मेशन होगा, बात को बहुत ध्यान समझना, जब भी गेमीट का फॉर्मेशन होगा, बार बार भाग जाता है, जब भी गेमीट का फॉर्मेशन होगा तो 46 के अंदर से कितने क्रोमोसोम आएंगे, सिर्फ अब यहाँ आपको ध्यान देना है ना। देखो हमने कहा भाई ये एग है, एग किसके अंदर होता है, फीमेल गेमीट के अंदर। हैप्लॉइड होता है, स्पर्म क्या होता है, मेल का गेमीट होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है। तो क्या मतलब इसका है, इसका सिंपल मतलब ये है कि 46 के अंदर से 23 पेयर के अंदर से, यानी 46 के अंदर से 23 ही क्रोमोसोम गेमीट के अंदर आते हैं। इसलिए देखो ये पेयर कितना खुश है ना, कह रहा है वी हैव 23, वी ईच हैव 23 क्रोमोसोम, यानी इन दोनों के पास कितने क्रोमोसोम हैं, 23 क्रोमोसोम है। तो डिप्लॉइड से क्या बन गया, यानी 46 से क्या बन गया, 23। तो यहाँ देखो मैंने दिखाया हुआ है आपका, ये जाइगोट है ना, यहाँ स्पेलिंग का मिस्टेक है, तो ये क्या है, जाइगोट, साइगोट नहीं होता है, जाइगोट। तो देखो 23 क्रोमोसोम कहाँ से आए, हमने कहा भाई 23 क्रोमोसोम ये किसके हैं भाई, ये फीमेल के हैं, तो मैंने एफ लिख दिया, ये फीमेल के हैं, और ये किसके हैं, मेल के। 23 इससे आए, 23 इससे आए, और टोटल कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम फिर से हो गए। तो देखो पेरेंट्स के अंदर भी 46 क्रोमोसोम थे, हमारे अंदर भी 46 क्रोमोसोम है। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि 23 उनसे आए, 23 उनसे आए, बाद में कितने हो गए, 46। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, नहीं आया है तो कमेंट करके बताइएगा क्या नहीं समझ में आया है। फिर हम बात करते हैं कि एग सेल की बात करते हैं कि एग सेल में देखो क्या क्या होता है। तो इनकी लेयर्स होती है। देखो एग सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा एनर्जी स्टोर होता है। न्यूक्लियस तो होगा ही होगा भाई, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये जो एग है ये एक सेल, जो गेमीट होते हैं एक सिंगल सेल होते हैं, इसलिए देखो क्या लिखा है, सेल। यहाँ पर कुछ मेम्ब्रेन्स का नाम है जो हमारे काम की नहीं है। हाँ, एक मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, ये सारी क्या होती हैं, इस ओवम के अंदर जब ओवम का फॉर्मेशन होता है तो अलग अलग मेम्ब्रेन बन जाती है, कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, कुछ और काम करती हैं। तो ये उनकी अलग अलग लेयर है, हमें लेयर को ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको जोना पेलुसिडा ध्यान देना। ये क्या है, अपना स्पर्म है, तो स्पर्म को ध्यान से देखेंगे तो स्पर्म के 3 पार्ट हैं। देखो पहला पार्ट अगर ऊपर वाला आप पूरा देखेंगे, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। हेड, हेड के अंदर आपको मिल जाएगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और सेंट्रियोल। तो इन दोनों के, सेंट्रियोल एक ऑर्गेनेल होता है, इन दोनों के अंदर क्या होता है आपका कि वही तो आगे लेकर जाएगा, इन्फॉर्मेशन होती है। एक्रोसोम क्या करता है, डाइजेस्ट करने के काम करता है, लेयर को डिसॉल्व करता है। तो एक्रोसोम का एक काम खाली याद रख लेना, डिसॉल्व, क्योंकि आपको जब भी ओवम के अंदर जाना है तो आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो ओवम की लेयर को डिसॉल्व करने का काम कौन करता है, एक्रोसोम। ये आपको बीच वाला मिडिल पार्ट दिखेगा, तो मिडिल पार्ट ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिडिल। तो मिडिल पार्ट के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिख रहा होगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया भाई जहाँ जहाँ भी आएगा हमारे अंदर भी, जहाँ जहाँ भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है। एक्सियल फिलामेंट, ये लास्ट पार्ट आपको दिख रहा होगा, लास्ट वाला पूंछ जैसा, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोला जाता है टेल। और टेल का काम क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना, टेल का काम करता है मूव करने का, है ना, तभी तो भागेगा लहरिया के। चलो तो ये आपको समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। तो जितनी इन्फॉर्मेशन चीज़ें काम की मैं बता रहा हूँ, बहुत एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ कि आपके सिलेबस का नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सबका क्या क्या काम होता है, उनकी बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ कन्फ्यूज रहते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं भाई सारे कि काम क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम मेल की बात करते हैं कि मेल के जो जो फंक्शन है धीरे धीरे क्या क्या काम के हैं। चलिए
सबसे पहले देखो जो भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए सारी चीजें देखो। सबसे पहले टेस्टिस, ये ऊपर वाला गोल गोल आपको क्या दिख रहा होगा, टेस्टिस दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ देखना सबसे टेस्टिस विद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना, कुछ बातें यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं। सेम टेस्टिस के अंदर क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती, कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। कलेक्टिंग डक्ट होती है जो इनको क्या करती है, कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने का काम करती है। ये क्वाइल्ड पार्ट आपको ऐसे लहरियाता हुआ दिख रहा होगा, एपिडिडाइमिस, ये ट्रांसपोर्ट, मैचुरेशन और इजैकुलेशन का काम करते हैं, स्पर्म के रिलीज का काम करते हैं। वास डिफरेंस जो स्पर्म के डक्ट के नाम से जानी जाती है वो भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। सेमिनल वेसाइकल जो ग्लैंड होती है वो क्या, सिक्रीट थिक लिक्विड टू ट्रांसपोर्ट स्पर्म है ना। और प्रोस्टेट ग्लैंड आपको है तो ये देखो लिखा है, ये आपका थिन एल्कलाइन सॉल्यूशन है ना, ये आपको ध्यान हर चीज, एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन, ताकि क्या होता है, टू न्यूट्रलाइज यूरिन एंड फीमेल सिस्टम, ताकि यूरिन क्या होता है, एसिडिक होता है बेटा ना, अगर ये आपको ध्यान नहीं होगा, एक हल्की सी चीज, यूरिन में क्या होता है, तेजाबियत, नहीं क्या तेजाबियत, तो हमारा यूरिन क्या होता है, एसिडिक होता है ना, एक्टिवली उसका भी रीजन होता है। तो यूरिन क्या होता है, हल्का सा एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का एसिडिक। तो इसके असर को खत्म करने के लिए कुछ चीजें एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब बेसिक, तो एसिड क्या, बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर एक काउपर्स ग्लैंड होती है, ये लुब्रिकेट करने का काम करती है। तो मैंने कहा था ना, ये सारे जो ग्लैंड होते हैं अपने को इनका फंक्शन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, तो ना यूरेथ्रा क्या करता है, पैसेज फॉर यूरिन एंड द स्पर्म, हाँ ये चीजें आप ध्यान रख लेना, इसका यूरेथ्रा का फंक्शन, और पेनिस क्या करता है, कॉपुलेशन करने का काम होता है ना, ये सारी। तो आपको समझ में आ गया कि आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये ध्यान देना है कि भाई टेस्टिस स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, यूरेथ्रा जिसके अंदर से क्या होता है, यूरिन और स्पर्म दोनों पास होते हैं, और जो ग्लैंड होती है वो उसके आप कह लो कि इजैकुलेशन, सिक्रीशन में या उसके एनर्जी देने में हेल्प करती है। तो मेल के लिए इतना ही जरूरी है। फीमेल पार्ट को देख लेते हैं, फीमेल पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इनके फंक्शंस हर बुक के अंदर दिए रहते हैं। फीमेल के कुछ पार्ट्स देखो, एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं जिसे वल्वा बोलते हैं, इंटरनल कुछ पार्ट होते हैं। तो ये क्या होता है, एक क्लाइटोरिस पार्ट होता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेजाइनल ओपनिंग, ये एक्सटर्नल पार्ट होते हैं है ना, ये सारे। तो कुछ सेक्सुअल स्टिमुलेशन में हेल्प करते हैं, कुछ प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, कुछ लुब्रिकेशन। तो ये बहुत सारी बुक के अंदर नहीं दिया होता है। हाँ इंटरनल पार्ट के बारे में बुक के अंदर दिया होता है, तो पूरा देखो। सबसे पहले तो नीचे वाले पार्ट सबसे देखो, वेजाइना को देखो, तो ये क्या होता है, ये वाला पार्ट वेजाइना होता है, ये इंटरकोर्स और बर्थ में क्या करता है, फंक्शन करता है। सर्विक्स वाला जो पार्ट होता है ये प्रोटेक्शन और बर्थ में हेल्प करता है। यूटेरस का जो पार्ट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यूटेरस वाला पार्ट जहाँ पे फीटस का डेवलपमेंट होता है, तो ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, फीटल का डेवलपमेंट होता है। ओवरी क्या करता है, देखो एग का मेचुरेशन, और एग मेच्योर कहाँ पर होगा और रिलीज कहाँ होगा, ओवरी के अंदर। फालोपियन ट्यूब ये पूरी जो आपको दिख रही होगी दोनों तरफ, इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन और एग का ट्रांसपोर्ट। जहां जहां मैंने हाईलाइट किया है उसी पार्ट को आपको ध्यान रखना है। अब एक नजर इसको भी देख सकते हैं है ना, कि ओ देखो मैंने पूरा लिखा है भाई, ओवरी के अंदर क्या होता है ना, पूरा देख सकते हैं। ऊ साइट का मतलब क्या होता है, वही जो ओवम करी, ओवरी साइट ऑफ स्टोरेज एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऊ साइट। ऊ साइट से कंफ्यूज मत होना, ये ओवम ही समझ लो है अपने लिए। ओविडक्ट का मतलब वही फालोपियन ट्यूब, ये क्या करती है, ऊ साइट को ट्रांसपोर्ट करती है और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। यूटेरस क्या होता है, जहाँ एम्ब्रियो डेवलप होता है। सर्विक्स लोअर पार्ट यूटेरस का होता है जो वेजाइना में ओपन होता है, और वेजाइना क्या होता है, ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, यहाँ लुब्रिकेशन होता है, और इसे बर्थ कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। और मेल वाला आपने पढ़ ही रखा है पूरा, तो मेल को भी एक शॉर्ट हर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि मेल वाला पार्ट भी आपका कवर। तो मेल के अंदर देखो क्या क्या है, ध्यान से अगर आप देखेंगे इसको, मेल में सबसे पहले टेस्टिस है जो कि प्रोड्यूस करता है स्पर्म है ना, और मेल स्टेरॉइड का मतलब जो सेक्स हार्मोन होते हैं उनका। एपिडिडाइमिस स्टोर करता है, वास्ट डिफरेंशिया नहीं भी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, कंडक्ट करता है। ग्लैंड जो होती है वो सेमिनल फ्लूइड करते हैं ना, जो मैंने का बताया था अभी, फ्लूइड प्रोड्यूस करती है और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। यूरेथ्रा कंडक्ट करता है स्पर्म को, यूरिन को आउटसाइड की तरफ, बाहर की तरफ। पेनिस ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन, कॉपुलेशन अगर आपको ना, कॉपुलेशन का सेक्सुअल इंटरकोर्स। स्क्रोटम का मतलब क्या है, टेम्परेचर, प्रोवाइड प्रॉपर टेम्परेचर फॉर द टेस्टिस ना, हो गया।
अब यहाँ कुछ बातें आपको हैं कि भाई देखो पेनिस क्या होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ट्रांसफर ऑफ द दैट ट्रांसफर यूरिन, तो स्पर्म और यूरिन को जो ट्रांसफर करता है उसे पेनिस कहते हैं। ये एपिडिडाइमिस, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। द क्वाइल ट्यूब इन द स्क्रोटम, ये क्वाइल ट्यूब आपको दिख रही होगी पूरी की पूरी क्वाइल ट्यूब, तो ये जो क्वाइल ट्यूब आपको दिख रही होगी ये पूरा हिस्सा जो क्वाइल ट्यूब का आपको दिख रहा होगा, इस तरफ भी देख लेना, उसे एपिडिडाइमिस बोलते हैं, जिसे स्टोर भी करता है स्पर्म को। और ये क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या इसके टेस्टिस के अंदर ये आपको ट्यूब दिख रही है कोई छोटी छोटी, इनमें क्या करता है, डेवलप होता है, स्पर्म डेवलप होता है। फिर कुछ बच्चों का कंफ्यूजन आ रहा है सर इससे सीमेन क्या बला होती है, तो हमने कहा सीमेन कुछ और नहीं होता है, मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड। अभी जो आपने कहा था भाई ग्लैंड का सिक्रीशन एक क्या होता है, स्पर्म होता है, एक सेमिनल फ्लूइड यानी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है। तो अगर स्पर्म के अंदर ग्लैंड का सिक्रीशन हो गया तो साइड में आप लिख सकते हैं सेमिनल फ्लूइड क्या होता है, ग्लैंड का सिक्रीशन। तो अगर ये मैंने कहा भाई ग्लैंड का जो भी सिक्रीशन है, तीनों ग्लैंड होती हैं, तो ग्लैंड का जो भी सिक्रीशन है उसे सेमिनल फ्लूइड बोला गया। अगर उसके साथ आपका स्पर्म मिक्सअप हो जाता है तो वही क्या होता है आपका, तो ये आपका तो ग्लैंड सिक्रीशन है ना, इसके साथ क्या मिक्सअप हो गया, प्लस स्पर्म, तो इसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, सीमेन बोलते हैं, लिक्विड होता है। अब कुछ टर्म और आती है फीमेल के अंदर से जिसका नाम होता है ओवुलेशन। तभी आपको बताया गया था कि ओवरी में क्या होता है, एग रिलीज होता है, ओवरी में प्रोडक्शन होता है, तो वहां से जो एग का रिलीज होना होता है उसे ही क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। ध्यान क्या देना है, रिलीज होकर जाता कहाँ है, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओवरी से कहाँ जाएगा, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा, तो इस पार्ट को इंपॉर्टेंट करना, ये आपका ओवुलेशन होता है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड यूटेरस लाइनिंग एंड अनफर्टिलाइज्ड एग। अब क्या होता है कि बेटा देखो ध्यान से कि ये जो आपका एग है, अगर एग फर्टिलाइज हो गया, यानी अगर एग को स्पर्म मिल गया, समझना बहुत ध्यान से बात को, अगर एग को स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वही एग रिलीज हो जाता है। तो डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड यूटेरस लाइनिंग, तो ये जो आपकी यूटेरस की लाइनिंग, कौन सी लाइनिंग, ध्यान हो आपको, एंडोमेट्रियम, बताया था ना आपको, एंडोमेट्रियम मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट। तो एंडोमेट्रियम की जो लाइन होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, लाइनिंग की ब्रेक से क्या होता है, ब्लड निकलता है, और ब्लड के साथ साथ बाद में एग भी रिलीज होता है। तो इन पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। इसको और अच्छे से समझना है, कभी मैं फुल डिटेल में इसको अच्छे से बना दूंगा, बट अपने सिलेबस के अंदर जितना है उतना बता रहा हूँ ना, बाकी एक्स्ट्रा चीजें बाद में अलग से बनाएंगे ताकि और कंफ्यूजन ना हो। फिर आते हैं फॉलिकल, एक कई वर्ड लिखा होता है फॉलिकल, तो फॉलिकल कुछ और नहीं होती है, हम देखते हैं फॉलिकल क्या है। देखो डिफिनेशन पढ़ो, ग्रुपिंग ऑफ ओवरी सेल इन विच एग डेवलप। जब एग डेवलप होता है तो किसी ना किसी सेल के अंदर होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, फॉलिकल, ग्रुप ऑफ ओवरी सेल। ओवरी की जो सेल होती हैं उन्हें क्या बोला जाए, फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, फिर बाद में ऐसे बनती जाती है। अब हम आ गए हैं कि भाई अब हमने स्पर्म को देख लिया, ओवम को देख लिया, अब हम पार्ट की तरफ आ चुके हैं और वो पार्ट है फर्टिलाइजेशन का। तो फर्टिलाइजेशन आप ध्यान से अगर फिगर के अंदर देखो बेटा, फिगर के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे फर्टिलाइजेशन को तो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले अगर ध्यान से नंबर 1 पे देखो ध्यान से, तो नंबर 1 पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है, देखो ये पूरा का पूरा क्या है, ओवम है। ये नंबर 1 को आप ध्यान से देखो, ये क्या है, नंबर 1। नंबर 1 क्या, स्पर्म आया। अब स्पर्म आया तो यहाँ से देखो एंजाइम रिलीज किया होगा, इस पार्ट को ध्यान से देखो, एंजाइम रिलीज किया होगा, सेम में मैच ही होगा, एंजाइम रिलीज किया होगा, तो यहाँ की लेयर क्या हो चुकी है, डिसॉल्व। तो आप यहाँ लिख सकते हो नंबर 2 पे क्या हुआ होगा, लेयर डिसॉल्व हो रही है। तो हम नंबर 2 पे ध्यान से देखें, यहाँ एंजाइम रिलीज हुआ है, कौन सा एंजाइम है, एक्रोसोम। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्रोसोम, है ना, एक्रोसोम, एक्रोसोम है ना, थोड़ा सा तो शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, इसलिए नहीं स्पेलिंग नहीं आती, स्पेस कम है ना। तो एक्रोसोम रिलीज हुआ है, यहाँ पर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। देखो थर्ड पार्ट में मेम्ब्रेन, इस बार मेम्ब्रेन पूरी क्या हो चुकी है, डिसॉल्व। अब ये देखो कहाँ आ गया है, अंदर। चौथे पार्ट में कहाँ आ गया है भाई साहब, आ गया है अंदर। अब जैसे ही ये अंदर आएगा, अब जैसे ही अंदर आएगा तो
इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और ये किससे जाके मिल जाएगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन। यहाँ ध्यान से देख लो क्या क्या हुआ होगा और अच्छे तरीके से फुल डिटेल में समझने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो क्या हुआ होगा, नंबर 1 पे देखो, नंबर 1 पे एग की ग्रोथ हुई होगी, सही बात। अब बताओ, स्पर्म चला गया, एग है ही नहीं, स्पर्म चला गया, शिकारी जो है, मान लो आप मछली पकड़ने गए, अब आपने क्या है कटिया लगा के रख दिया, अब मछली तालाब में है ही नहीं, कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले क्या है, एग की ग्रोथ होना जरूरी है, एग ग्रोथ हुई, नंबर 1 पे एग ग्रोथ हुई, ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन का अभी मतलब बताया था कि जो एग होगा ओवरी से कहाँ जाएगा, सेकेंड यानी फॉलोपियन ट्यूब में। तीसरा गेमीट ट्रांसपोर्ट होगा, स्पर्म का पाथवे देख रहे हो, स्पर्म का यहाँ से पाथवे आपको दिख रहा होगा, स्पर्म का पाथवे, और थोड़ा सा अच्छे से ये स्पर्म का आपको पाथवे दिख रहा होगा, ये स्पर्म जा रहा है, ये स्पर्म जा रहा है, और स्पर्म इस तरफ भी गया और स्पर्म इस तरफ भी गया, दोनों तरफ से ना रिलीज इधर से। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर 3 पार्ट तो हो गया, तीसरे चौथा पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ से देखो स्पर्म गेमीट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ होगा, फर्टिलाइजेशन फॉलोपियन ट्यूब में हुआ होगा। तो बात समझ में आ गई है। तो देखो, द सेल फॉर्म व्हेन एग फर्टिलाइज, ये था आपका स्पर्म, ये आपका था एग, ये दोनों क्या हो गए, मिल गए, और इसे क्या हो गया, जाइगोट बन गया। तो ये जाइगोट होता है। फिर जाइगोट की कुछ खासियत देखो जो आपको साइड में यहाँ लिखी हुई आपको मिल जाएगी। पहला, फॉर्मेशन जाइगोट का कैसे होता है। फिर मैंने आपको कहा 23 वहां से आते हैं, 23 वहां से आते हैं, टोटल कितने बन जाते हैं जाइगोट के अंदर, 46 बन जाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, देखो ये आपका जाइगोट, ये आपका क्या है, जाइगोट, और जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम हो गए, 46 क्रोमोसोम है। न्यूक्लियस क्या है, एक ही है, एक ही सेल है ना। तो देखो, तो एक सेल है तो न्यूक्लियस भी कितना होगा, एक। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऐसा ना समझ लेना कि 2 सेल हो गई है, एक सेल है। जाइगोट कितनी सेल है बेटा, एक सेल है, तो न्यूक्लियस भी कितना होगा, एक होगा। बस न्यूक्लियस क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, है ना, यानी 46 क्रोमोसोम उसके अंदर हैं, पेयरिंग पेयरिंग के अंदर होंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलो अब चलते हैं, कुछ बातें आपकी फॉर्मेशन कैसे हुआ है। देखो, जाइगोट इज अ फर्टिलाइज्ड एग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जाइगोट क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है, यानी एग जो अकेला था अब फर्टिलाइज हो चुका है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ फर्टिलाइज्ड एग, तो आप कहोगे ऐसा एग जिसके अंदर स्पर्म मिल चुका है, वो क्या होगा, फर्टिलाइज्ड एग। दैट फॉर्म व्हेन अ मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट फ्यूज, दोनों फ्यूज हो गए हैं, तो क्या बना होगा, जेनेटिक मटेरियल। देखो, अ जाइगोट कंटेन अ डिप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम, अभी बताया डिप्लॉइड 2n डिप्लॉइड सेट ऑफ, देखो 23 हो गए ना, विद हाफ कमिंग फ्रॉम द स्पर्म एंड हाफ फ्रॉम द एग। तो ये आपको लिखा हुआ है, बट फिगर में आपको क्लियरली दिख रहा है। The zygote genome is a combination of the DNA from each gamete. जीनोम का मतलब क्या होता है, जीन का कलेक्शन, जिसके अंदर दोनों से कॉम्बिनेशन, मदर और फादर दोनों से कॉम्बिनेशन हुआ है। कंटेन ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो एक इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए मिलेगी। जाइगोट से फिर क्या होता है, अ जाइगोट अंडरगो सक्सेसिव डिवीजन, जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा, ईच प्रोड्यूसिंग इक्वल साइज डॉटर सेल। कई सारे अभी आपको दिख रहे हैं और दिखाए जाएंगे, बहुत सारे सेल्स डेवलप होंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लीवेज। तो पहले इससे क्या बनता है बेटा, ये अब ये वाला पॉइंट कट करो, ये वाला पॉइंट, द जाइगोट फॉर्म डिवीजन जाइगोट। ये ड्यूरेशन क्या होता है, देखो, अ जाइगोट इज ओनली अ स्टेज, है ना, जाइगोट एक स्टेज होती है, डेवलपमेंट द लास्ट अ मैटर ऑफ डेज, कुछ ही दिन की होती है। सिग्निफिकेंस क्या होती, बहुत लंबी छोड़ी नहीं होती। सिग्निफिकेंस क्या होता है जाइगोट का, देखो, जाइगोट इज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ, सबसे शुरुआत, यानी जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट इज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ अ सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग यूकैरियोटिक इंडिविजुअल। बिगिनिंग है, यानी जैसे ही आपका रिप्रोडक्शन हुआ फिर से, तो इससे क्या हुआ, इट इंश्योर द सर्वाइवल। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ यार अब क्या हुआ, बेबी पैदा हो सकता है अभी ना, हो सकता है और कोई प्रॉब्लम हो जाए। चलिए, तो आपको ये बात कहानी समझ में आ गई होगी पूरी। तो अब हम समझ लेते हैं, अच्छा ये सारी कहानी जो हो रही है क्या फीमेल के अंदर हो रही है, खुद सोचो, क्या सारी कहानी फीमेल के अंदर हो रही है, तो उसे क्या बोला जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या बोला जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो कहने की जरूरत तो है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो खुद सोचो, द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग आउटसाइड द फीमेल बॉडी, कि अगर फीमेल बॉडी के बाहर फ्यूजन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे आप, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। देखो लिखा है,
गेमिट आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी, अक्सर किसके अंदर होता है, फ्रॉग के अंदर कॉमन देखते हैं। और कैसे, पहले देखो, ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड रेनी सीजन फ्रॉग मूव टू द पॉन्ड, सही बात है, पॉन्ड के अंदर जाते हैं। मेल एंड फीमेल फ्रॉग क्लैस्प ईच अदर इन अ मेटिंग पोस्चर कॉल्ड एम्प्लेक्सस, इसकी जरूरत नहीं है ना, इस वाले की जरूरत नहीं है, करते हैं यहाँ तक। तो ये दोनों, द फीमेल रिलीज 100 ऑफ द एग इनटू वाटर, बहुत सारे, कितने एग, अपने यहाँ तो एक रिलीज, इनके यहाँ 100, देखो बहुत ढेर सारे आपको दिख रहे हैं। द मेल रिलीज स्पर्म, तो मेल क्या करता है, उसके ऊपर स्पर्म रिलीज करता है। द स्पर्म स्विंग थ्रू द वाटर यूजिंग देयर लॉन्ग टेल एंड फर्टिलाइज द एग, ये बात समझ में आ गई। अब फर्टिलाइज एग, द फर्टिलाइज एग हैच इनटू टैडपोल, तो उस फर्टिलाइज एग से क्या बन जाता है, टैडपोल बनता है, तो धीरे धीरे फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके किसके अंदर होता है, ये फ्रॉग के अंदर होता है, फिशेस के अंदर होता है, इन लोगों के अंदर होता है। अब हम अपनी तीस के आते हैं, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सर ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, क्या बेबी को टेस्ट ट्यूब के अंदर बनाया जाता है, क्या ऐसी कुछ बात होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कई बार आपने देखा होगा IVF के नाम से मशहूर है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे IVF के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ होगा, एक बार प्रोसेस देख लेते हैं फिर समझते हैं। पहला, दिस इंटायर प्रोसेस इज डन इन लेबोरेटरी, पहली चीज ये लैब के अंदर होती है ना। इन दिस प्रोसेस एग आर टेकन फ्रॉम द मदर्स ओवरी, ओवरी से हम क्या लेते हैं, एग लेते हैं और उस एग को फर्टिलाइज करते हैं, यानी एग रिली निकाल लिया है ना, एग को क्या कर लिया, निकाल लिया है ना, ये प्रोसीजर होता है। देखो, द फर्टिलाइज एग इज कल्चर्ड, उसको कल्चर किया जाता है 2 से 6 दिन तक, एंड अलाउड टू बी डिवाइड, 2 से 4 टाइम डिवाइड किया जाता है। बात समझ में आई, किसके अंदर, इनसाइड अ टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर खेल चलता है, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया है, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो बच्चा नहीं पैदा हो रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये दिखाया गया खाली, जो एक मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में रहता है। ये जो एग है, एग को फर्टिलाइज करने के बाद कुछ दिन तक टेस्ट ट्यूब में उसको रखा जाता है ताकि वो डिवाइड हो जाए, उसके बाद फिर से उस एग को मदर की यूटेरस के अंदर डाल दिया जाता है, जहां वो नॉर्मली डेवलप होता है, ये उसके बाद प्रेगनेंसी हो जाती है। इनके क्या, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, कुछ जिन वुमेन के अंदर इनफर्टिलिटी किसी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो उनको आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं ताकि अच्छे से प्रेगनेंसी हो पाए। तो यहाँ प्रेग्नेंट आप समझ सकते हैं किस तरीके से हो रहा है कहानी। तो देखो यहाँ कहानी क्या है, ओवरियन स्टिमुलेशन, एग को लिया गया, निकाला गया और फर्टिलाइज किया गया, फिर एम्ब्रियो को कल्चर किया गया, फिर एक बार एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया गया और प्रेगनेंसी हो जाती है। अब हम बात करते हैं जाइगोट के डेवलपमेंट की, कि जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है। लास्ट टॉपिक आपका जाइगोट से क्या क्या, अब जाइगोट तो बन चुका है, अब देखो स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन चुका है। अब समझना कहानी यही सारे इंपॉर्टेंट, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनता है, फीटस, और फीटस से क्या बनता है, बेबी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि पहले जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर फीटस और फिर बेबी का फॉर्मेशन होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात कर लेते हैं, बार बार ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो तो कैसे कैसे हुआ होगा समझना। तो ये पहले एग है, एग से क्या बनता है, जाइगोट, कैसे बना होगा, फर्टिलाइजेशन, समझिए कहानी, एग से जाइगोट बना। तो देखो एक यहाँ पर एक सेल दिख रही होगी, एक यहाँ पर क्या हो चुकी है, यहाँ पर सेल का मतलब, सेल तो अभी भी एक है बट यहाँ पर न्यूक्लियस क्या हो चुके हैं, सॉरी गलती मुझसे हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर हैप्लॉइड है, बस यहाँ पर क्या हो गया है, डिप्लॉइड, यानी जोड़े के अंदर। अब जाइगोट डिवाइड हुआ तो देखो 2 सेल बन गई, 2 सेल से क्या बन गई, 4 सेल। इनका कहना ये है, जो आपने दिखा था कि डिवीजन तो होता है लेकिन सेम सेम, देखो जैसी ये सेल वैसी ये है ना, ऐसे ये चारों हैं। तो 2 सेल स्टेज, उसके बाद 4, बाद में ढेर सारी हो जाती हैं, 8, 16, 32, जिसे हम लोग मोरुला बोलते हैं। लास्ट में क्या होता है, इन्हीं को जो डेवलप होती है ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। एक बार ध्यान से फिगर को देखो फिर मुझको बताओ क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है ना। कि जो आपका क्लस्टर ऑफ सेल है, जो क्लस्टर ऑफ द सेल है, उसे ही क्या बोला जाता है, आपका ब्लास्टोसिस्ट। तो आप देख सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट मतलब क्लस्टर ऑफ द सेल। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि बहुत सारी सेल का जो क्लस्टर होता है, क्लस्टर ऑफ द सेल। क्लस्टर आपको जो एग से आपको मिला जाइगोट के बाद से, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो ना तो क्लस्टर ऑफ सेल को क्या बोला गया, ब्लास्टोसिस्ट। इस तरफ भी देख लो, फर्टिलाइज एग है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, फिर ढेर सारी सेल आपको दिख रही होगी, उसे क्या बोला गया, ब्लास्टोसिस्ट।
और ब्लास्टोसिस्ट के बाद फिर धीरे धीरे फीटस बनना स्टार्ट हो जाता है। हाँ भैया, और देखो एक बार और समझ लो, अच्छे समझ के जाओ क्या ही दिक्कत है ना। देखो ये पहले ह्यूमन था, इसके अंदर जाइगोट आया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर क्या है मान लो, है ना। अच्छा यहाँ यूनिसेलुलर क्यों लिखा है, जाइगोट एक सेल का होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। यूनिसेलुलर लिखा है, ऑर्गेनिज्म नहीं लिखना चाहिए था इसको, क्योंकि ऑर्गेनिज्म थोड़ी एक सेल होती है, तो इसको आप कट कर दीजिए फिलहाल, यूनिसेलुलर, कंफ्यूज नहीं होना। तो जाइगोट क्या यूनिसेलुलर है, इसके अंदर डिवीजन होता जाता है और इसके बाद क्या है, सेल एक ग्रुप बना लेती है जिसे बॉल ऑफ द सेल, बाद में है ना ब्लास्टोसिस्ट, आपने ध्यान से देख ब्लास्टोसिस्ट। फिर यूटेरस के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है ना। ये क्या हो जाता है आपका एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो अर्ली, देखो ये क्या होता है एम्ब्रियो, जो कि क्या होता है मल्टी सेलुलर, ढेर सारे सेल बन चुके हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ऑर्गन डेवलप हो चुका है, तो फीटस वो स्टेज होती है जहाँ पर ऑर्गन, देखो सारे आपको हाई हेड सब दिख रहे होंगे, तो जहाँ ऑर्गन क्या हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, विजिबल हो रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, फीटस। बाद में वही क्या निकल के आ जाता है जिसे हम लोग बेबी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई है, सिंपल है ना। चलो अब जाइगोट और फीटस में और सब चीज़ों में डिफरेंस एक बार देख लो ताकि आपको क्लियर रहे, कंफ्यूजन ना हो। पहला आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जाइगोट क्या है, देखो जाइगोट इज अ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द ओम, तो ये किससे बनता है, फ्यूजन से बनता है, जबकि ये डिवीजन से बनता है ना, फॉर्म बाय द रिपीटेड डिवीजन, है ना, कई बहुत सारे डिवीजन होते हैं तो फीटस बनता है। ये एक सिंगल सेल होता है जबकि ये मल्टी सेलुलर होता है। यहाँ पर कोई भी ऑर्गन नहीं बनते हैं, सही बात, एक सेल का है तो क्या ही ऑर्गन बनेंगे, इनमें क्या होता है ऑर्गन डेवलप हो जाता है। ये फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जबकि ये क्या होता है मल्टीप्लिकेशन से बनता है, और ये फर्टिलाइजेशन से। ये क्या होता है फर्टिलाइज एक को जाइगोट बोलते हैं, जबकि ये क्या होता है जहां पर सारे बॉडी पार्ट दिखने लगते हैं एम्ब्रियो के, वहां क्या बोलते हैं फीटस। बहुत सारा डिफरेंस आपको पता चल गया। अब हम एक बार देख लेते हैं एम्ब्रियो और फीटस में क्या डिफरेंस है। यहाँ कॉमन चीज है, देखो एम्ब्रियो इज अ फॉर्म बाय द रिपीटेड सेल डिवीजन, कि जैसे ही जाइगोट के अंदर ढेर सारे डिवीजन होने लगते हैं उन्हें क्या बोल जाता है एम्ब्रियो। और फीटस क्या होता है, एम्ब्रियो जब क्या हो जाता है आपका डेवलप हो चुका होता है, ग्रोथ हो चुकी होती है, तो उसे क्या बोला जाता है फीटस। एम्ब्रियो क्या होता है, अनबॉर्न बेबी इन द यूटेरस इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी अप टू 8 वीक, है ना। जबकि ये क्या होता है 8 वीक टिल द बर्थ, यानी 8 वीक के बाद बर्थ से लेकर 8 वीक के बाद से लेकर आगे वो पूरा क्या होता है आपका फीटस। एम्ब्रियो ये भी मल्टी सेलुलर, ये भी मल्टी सेलुलर। तो आप एक प्रोसेस समझ में आ गया होगा, सिंपल एक लाइन में मैं जल्दी से कन्वर्ज कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो जाइगोट होता है, जैसे ही स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ उसे क्या बोला गया जाइगोट। फिर जब जाइगोट डिवाइड होने लगा कई सारी सेल में तो क्या बोला गया एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो कुछ दिन तक यानी 8 वीक तक एम्ब्रियो रहता है, फिर उस एम्ब्रियो में जब ऑर्गन डेवलप हो चुके होते हैं तो उसे बोला जाता है फीटस। सॉरी। फिर आता है लास्ट टॉपिक आपका आई थिंक इम्प्लांटेशन। व्हाट इज द इम्प्लांटेशन, इसको समझ लो। इम्प्लांटेशन क्या होता है ताकि आपको डिफरेंस क्लियर रहे। इम्प्लांटेशन बेटा देखो ध्यान से, चलो इधर देख लो। इम्प्लांटेशन क्या होता है कि जैसे ही पहले वन बाय वन आपको बात समझाते हैं, इधर देखो ध्यान से। फर्टिलाइजेशन देखो क्या हुआ, यहाँ पूरी बात समझ में आई। स्पर्म और ओवम का क्या हुआ, फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। उसके बाद क्या हुआ, जाइगोट के बाद क्या हुआ कि जाइगोट ट्रेवल डाउन द फॉलोपियन ट्यूब एंड बिकम मोरूला, ठीक है ना। जाइगोट से मोरूला यानी सेल डिवाइड होती जा रही है, यूटेरस के अंदर पहुंच गई, द मोरूला रीच द यूटेरस एंड बिकम अ ब्लास्टोसिस्ट। पूरी कहानी समझ में आ रही होगी आपको। पहले जाइगोट बना, जाइगोट फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, वहां से कहां जाएगा यूटेरस के अंदर, पहले मोरूला स्टेज आती है, फिर फाइनली क्या आ जाती है ब्लास्टोसिस्ट आ जाती है। हमारे काम की है यही ब्लास्टोसिस्ट जब एंडोमेट्रियम से क्या हो जाती है अटैच हो जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, जो कई जगह लिखा होता है कि 10 से 12 दिन के अंदर होता है ना। तो इम्प्लांटेशन का अलग अलग बुक लिखती है कि इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि इम्प्लांटेशन 2 वीक, टिपिकली 2 वीक ना डेवलपमेंट। तो यूटेरस कई बार 10 से 12 दिन आपको यहाँ लिखा होता है कि इम्प्लांटेशन क्या होता है फर्टिलाइजेशन के। यहाँ पर देखो पहले क्या हुआ होगा समझना। पहले देखो नंबर 1 पे ध्यान से देखो, नंबर 1 पे क्या हुआ होगा ओवुलेशन ना, ओवुलेशन यहाँ स्पर्म आया होगा। तो नंबर 2 पे क्या हुआ होगा फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होगा तो आप समझ लो कहाँ, देखो पहले ओवरी से क्या निकला ओवम, ओवुलेशन,
कहाँ गया होगा ओवम, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ होगा, फॉलोपियन ट्यूब में, देख लो कहानी है ना। उसके बाद ये कहाँ आपका यूटेरस के अंदर, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ यूटेरस, यहाँ पर क्या हुआ है इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, एफ से फॉलोपियन ट्यूब, ओ से ओवरी। कहानी समझ में आ गई होगी आपको। चलो इसको भी देख लो क्या लिखा है, विधा फर्टिलाइज एग आर प्रिपेयर्ड यूटेराइन लाइनिंग, यूटेराइन का मतलब आपका यूटेरस की लाइनिंग, इम्प्लांटेशन आकन, एंड इम्प्लांटेशन के बाद ही क्या हो जाती है प्रेगनेंसी। तो ये कहा जाता है कि अगर इम्प्लांटेशन अच्छे से हुआ है तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होती है प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये होती है प्रेग्नेंट यानी प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन हो गया तो प्रेगनेंसी आपकी हो जाएगी। विदाउट अ फर्टिलाइज एग, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, देखो कहानी, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा और पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको विदाउट अ फर्टिलाइज एग, तो एग का फर्टिलाइज होना जरूरी है। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब क्या, एग फर्टिलाइज हो गया। तो कहानी को अच्छे से समझना पूरी। तो ये आपको है ना, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक फिगर और देख लो, देखो पहले क्या हुआ होगा, आप ध्यान से अगर वन डे टू ऐसे सारी चीज़ों को देखते हुए चलोगे, देखो ये क्या है ओवुलेशन हुआ होगा, डे 0 पे पहले मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के क्या बाद बना जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में डिवीजन होता है, मरूला बनता है, मरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। इसी ब्लास्टोसिस्ट का यहाँ पर देखो यूटेरस के अंदर चिपक जाना, अटैच हो जाना ही क्या कहलाता है इम्प्लांटेशन। फिगर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बात कहानी समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है भाई, बेटा जब बच्चा 9 मंथ का हो जाता है तो गिविंग बर्थ, जब बर्थ होता है उसे क्या बोलते हैं पार्चुरेशन। यहाँ देखो पार्चुरेशन इज द एक्सपेलिंग ऑफ द, एक्सपेलिंग मतलब निकलना, द फुली फॉर्म यंग वन, फुली फॉर्म ऐसा नहीं आधा अधूरा, आधा अधूरा नहीं कहलाता है ना, जो निकलता है नॉर्मल डिलीवरी होती है जब आप बेबी पूरा मेच्योर हो जाता है तो अप्रॉक्स कितना होता है 280 दिन, 327 तकरीबन 9 मंथ टू 80 डेज है ना, डेज में पूछने मंथ में 9 मंथ अप्रॉक्स होता है। इसे आल्सो क्या कहते हैं लेबर भी कहते हैं, है ना, वही आपने नाम सुना होगा लेबर पेन हो रहा है। इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ द सिग्नलिंग द ऑनसेट ऑफ द लेबर ऑफ प्रोसीजर ऑफ डिलीवरिंग अ चाइल्ड फ्रॉम पेनिसिलिन। जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाती है प्रेगनेंसी, एक मैकेनिज्म होता है, वो क्या होता है फीटस से और एम्ब्रियो जो आपका फीटस होता है और प्लासेंटा है उनसे सिग्नल जाता है और वहाँ से पता चलता है। इसमें क्या होता है आफ्टर दिस पीरियड यूटेरस क्या हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट होती है और विगोरसली एक्सपेल करती है, उससे क्या होता है डिलीवरी होती है। इसे क्या बोलते हैं पार्चुरेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक क्या हुआ है आपकी पूरी कहानी खत्म हो गई है जो आपको पढ़ना था। बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ओविपेरस क्या होते हैं अंडे देने वाले हैं, फिर अलग और आता है विविपेरस जो बच्चे देने वाले, या फ्रॉक के अंदर क्या होता है लाइफ साइकिल क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं कभी इनको कवर कर देंगे, बट जो मेन पार्ट आपका ये हुआ कवर हो गया। तो ये पूरा वीडियो बहुत अच्छा था, आप इसको जरूर देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसके अंदर, अच्छे से समझ लेंगे। अब जो आपका क्वेश्चन की सीरीज़ है वो क्वेश्चन की सीरीज़ भी अच्छे तरीके से आपकी आ जाएगी। ओके चलिए मिलते हैं फिर कभी, थैंक यू वेरी मच। कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, थैंक यू वेरी मच।